आदरणीय नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार विश्व की चुनिंदा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वेबकास्ट के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा देश भर से जुड़े गण्यमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का स्वागत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के माननीय राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को नववर्ष के उपलक्ष्य पर भी अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल के इस नई सुबह में मैं बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो देश के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये सपना था कि भारत के हर नागरिक को अपना पक्का घर मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY अर्बन की शुरुआत हुई। घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में होने के कारण महिला सशक्तिकरण को भी काफी बल मिला है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में जो राज्यों से डिमांड आई थी 1 करोड़ 12 लाख घरों की, उनमें से हमने 1 करोड़ 9 लाख सैंक्शन कर दिए हैं। 70 लाख घरों पर निर्माण किया जा रहा है और 40 लाख घरों का निर्माण पूरा हो गया है और लाभार्थियों को मिल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी कि टारगेट डेट 2022 के पहले ही हम ये सारा कार्य जो है पूरा कर देंगे और सभी लाभार्थियों को ये आवास मिल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही ने हमें नए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। मुझे याद है आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की रिव्यू मीटिंग के दौरान 2 चीजों पर हमें जोर डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। एक तो जो आवास बनाए जा रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी के हों और दूसरा नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो ताकि जल्द से जल्द घर बना जाए। मार्च 2019 में आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया के दौरान 54 विश्व स्तरीय नए निर्माण तकनीकों का चयन किया गया जिसका उपयोग हमारे देश में विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इन नई तकनीकों की संकलन का एक पुस्तक के रूप में आज विमोचन भी किया जा रहा है। आज के इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जा रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लाइव लेबोरेटरीज का काम करेंगे और उनके माध्यम से
आवासीय परियोजना में ऑल्टरनेट या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले राज्यों, नीति निर्माताओं, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को तकनीकी सहायता भी मिलेगी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। है तेसी और नॉर्थ ईस्ट को नया पहचान देने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महामान्य राज्यपालगण, सभी मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और भारत सरकार और सभी राज्य सरकार के अधिकारी, आज त्रिपुरा के लिए बहुत गर्व का दिन है। अंग्रेजी नववर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीन उपहार त्रिपुरा को दिया है। हम लोगों को गर्व है, आपके प्रेरणा से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है और त्रिपुरा के नया दौर में चले हैं, नया त्रिपुरा बन रहा है। त्रिपुरा बहुत पीछे चल गया था, आज बहुत आगे जा रहा है। हमको आशा है आपके प्रेरणा से जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा से नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे जाएगी। और आज जो ये मौका मिला है हम लोगों को ये 3 पुरस्कार मिलने की, ये आपके कारण से हुआ क्योंकि आपने अलग से हिमालयन राज्यों को चिन्हित किया है, इससे पहले नहीं चिन्हित हुई थी, जिस कारण से बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में हम लोग नहीं टिक पाते थे। आपने जो अलग से ग्रेडेशन किया, उस कारण से हम लोगों को भी दौड़ने का मौका मिला। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं नॉर्थ ईस्ट वासियों से और 37 लाख त्रिपुरा वासियों से, मां त्रिपुरेश्वरी की जो भूमि है इस भूमि से। और साथ ही साथ ये जो लाइट हाउस है, त्रिपुरा के अंतिम व्यक्तियों को रहने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे आधुनिकतम फ्लैट है वो। इससे बड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्य के लिए बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं आप? अंतिम व्यक्तियों को आपने सबसे आधुनिकतम जो व्यवस्था, उसी मकान में रहने का मौका दिया आपने। को त्रिपुरावासी जीवन भर याद रखेंगे और भारतवासी भी अब गरीब का मसीहा है, आज प्रमाणित हो गया है। मैं दोबारा आप तीनों पुरस्कार के लिए और हमारे जो लाभार्थी है, 3 लाभार्थी को भी आपने चिन्हित किया, इसके लिए मैं पुनः त्रिपुरावासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपका आशीर्वाद का कामना करता हूं, आपके दीर्घायु का कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आदरपूर्वक निवेदन है कि वो इस अवसर पे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आज नववर्ष के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबके लिए आवास इस योजना में तकनीक को जोड़ने की इस प्रक्रिया के साथ आज देश के महत्वपूर्ण राज्यों को एक साथ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सबके लिए आवास की इस योजना में शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अब तक 17,58,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया है, जिनमें 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के
उन सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 10,80,000 परिवारों की आवास निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर सबके लिए आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश ने आज जो स्थान प्राप्त किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन को इसका श्रेय देते हुए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभावों को ईस्वी सन के इस 9 वर्ष के आज के इस प्रथम दिन पर हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरीबों के लिए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सभी राज्यपालगण, साथी मुख्यमंत्रीगण, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र जी, सभी मंत्रीगण, उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं कि 20 साल से जब से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, शायद 1 घंटा भी उनने छुट्टी नहीं ली होगी। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और राम का काम है जनता का काम और देश का काम। और आज नववर्ष के पहले दिन ही एक नया प्रोजेक्ट लेके गरीबों को उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आजादी के 75वें वर्ष में 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। और यह कहते हुए प्रसन्नता है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम आपके असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और जब मकान बनाते हैं तो केवल मकान नहीं बनता, मकान में रसोई घर, मकान में शौचालय, मकान में गैस चूल्हा, मकान में बिजली, मकान में पानी। और एक विशेष बात और कि डीबीटी के माध्यम से सारे बिचौलिए समाप्त, सीधा गरीब के खाते में पैसा जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में
मध्य प्रदेश ने अपना मिशन पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। हमारा सौभाग्य कि सितंबर 2020 में आपकी गरिमामयी उपस्थिति में ही 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया था। इस योजना के अंतर्गत 9 महीने में हमने अनेकों नवाचार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है क्योंकि वे हर क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 1919 और 20 को निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया था और नई निर्माण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा दिखाई थी। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। किसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। नई तकनीकी से घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। मकान बने, लेकिन जल्दी बने, निश्चित समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, पर्यावरण मित्र बने, आपदा रोधी बने। ये आपकी प्रेरणा से हम सबका संकल्प है और मुझे ये कहते हुए गर्व और गौरव है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 6 नगरों का चयन किया गया। उनमें से एक है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसने स्वच्छता का चौका तो मारा है, अब पंच लगाने को भी तैयार है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मध्य प्रदेश के इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत से 1024 आवास तैयार किए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोविड संकट के इस समय में इस परियोजना के प्रति आवास केंद्रांश की राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब लगभग 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। मैं सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स आदि को नई प्रौद्योगिकी से बनने वाले आवासों की गुणवत्ता आदि को देखने के लिए इसे लाइव प्रयोगशाला के माध्यम से अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस आयोजन में नवीन तकनीकों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है, जो कि सभी निर्माण एजेंसियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं मध्य प्रदेश के नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका खुरई को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। इसी प्रकार हमारे 3 हितग्राहियों को जिन्होंने सुंदर और उत्कृष्ट आवास बनाए हैं, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं श्रीमती अनीता यादव निवासी देवास, श्रीमती बबीता बुआड़े निवासी बैतूल और श्री रशीद काला निवासी अलीराजपुर को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के लिए सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और यह संकल्प व्यक्त करते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निश्चित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण मकानों को निर्माण को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और 2022 तक हम प्रयास करेंगे कि कोई गरीब बिना छत के ना रहे। ये दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। इसी की सेवा का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। भारत के कोटि कोटि जन और जनता के हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उपस्थित सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, भाई और बहनों, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गुजरात की जनता की ओर से आज मैं
प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो कल्पना कि सभी गरीबों को आवास मिले, इस कार्यक्रम में लाइट हाउस में इस कार्यक्रम द्वारा आपने जो हम सभी को प्रोत्साहित किया है, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का ये कार्यक्रम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कर रहे हैं। देश के 6 शहरों में गुजरात के राजकोट को भी इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 118 करोड़ रुपए की लागत से 1124 LHP का निर्माण किया जाएगा। आज से 4-5 साल पहले सामान्य व्यक्ति के लिए शहरों में मकान लेना ये एक बहुत ही मुश्किल विषय था। गरीब परिवार के पास उसका पक्का मकान हो, इस बारे में तो कोई बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीब और मध्यम वर्गों की हितों की चिंता की है और उन्होंने सस्ते और एफोर्डेबल हाउसिंग देने का जो बीड़ा उठाया, इसके कारण ये संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि देश को इस योजना की कितनी जरूरत थी और आज इस योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के अपना घर मिल रहा है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बिना किसी बाधा के तय समय में ये काम पूरा हो। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह से लागू किया जाए जो देश के बाकी राज्यों के लिए एक नया मॉडल बने। गुजरात हमेशा नई तकनीक और अपनाने में आगे रहा है और लाइट हाउस प्रोजेक्ट में भी हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। इस नई तकनीक के तहत टनल फॉर्म वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और इस तकनीक को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तेज निर्माण, स्टेबिलिटी और लागत में भी कमी के कारण ये तकनीक बहुत लोकप्रिय हो रही है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि गुजरात के इंजीनियर्स इस तकनीक का बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। आज एक और सौभाग्य की बात है कि गुजरात को आज 3 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत गुजरात को पॉलिसी इनिशिएटिव अवार्ड दिया जा रहा है। पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होने के नाते हमने PMAY के सुचारू आयोजन के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई है। दूसरा अवार्ड बेस्ट एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेट लैंड के लिए है। इसके तहत गुजरात में 42,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। तीसरा अवार्ड इन सीट स्लम रिहेबिलिटेशन कैटेगरी के लिए दिया जा रहा है। इन योजना के तहत हमने 60,000 से अधिक मकानों को पुनः पक्का मकान पुनः स्थापित किया है। इस अपने आप में एक अनूठी योजना है। इस योजना में तैयार मकान लाभार्थी के एक नया पता और नई पहचान मिली है। गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत ही अच्छे से लागू किया गया है और 7,29,000 मकानों को निर्माण की मंजूरी भी दी गई है और 6,29,000 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, हमने अब 4,39,000 मकानों को लाभार्थियों को सौंप भी दिया है और इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में गुजरात आज आगे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी यानी CLSS के तहत 2,75,000 से अधिक लाभार्थियों को
घर खरीदने पर लोन पर सब्सिडी दी है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रथम स्थान में सम्मानित किया गया है। ये गुजरात के लिए गौरव की बात है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उससे आवासों की कीमत कम होगी और गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उसमें राहत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अंत में एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके मार्गदर्शन के कारण गुजरात की विकास यात्रा तेजी से और आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु से इस अवसर पे उनके संबोधन के लिए निवेदन करूंगा। वणक्कम। Honorable Prime Minister Ji, Honorable Governors, Honorable Union Minister for Housing and Urban Affairs, Honorable Chief Ministers, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Members of Parliament and officers, Happy New Year to all. At the outset, I sincerely thank Honorable Prime Minister for selecting Tamil Nadu, which was one among the successful 6 states in the implementation of the Housing for All scheme for the Global Housing Technology Challenge India project. Tamil Nadu is the most urbanized states in the country, where 48.45% of the total population are living in urban areas, in which 14.63 lakh families are living in the urban slums. In order to eradicate the difficulties faced by the urban slum families, late Honorable Chief Minister Puranchari Thalaivi Amma and unveiled Tamil Nadu Vision 2023, in which slum-free cities in Tamil Nadu by 2023. Honorable Amma, realizing the aspirational housing requirements of urban poor families, added that the tenements must have a bedroom, a hall, a kitchen, toilet, bathroom and a balcony to be built with a breadth area of at least 400 square feet and be provided with fans and electrical fittings. Under the PMAY, the unit cost per house is rupees 1.20 lakh, which includes 72,000 rupees from the central government and 48,000 rupees from the state government. Additionally, the state government provides a grant of 50,000 rupees towards reinforced cement concrete roofing. In addition, 23,000 rupees in wages and a NREGA is given to each beneficiary for construction of toilets. When I revived the scheme recently, I found out that the present unit cost is not sufficient for the poorest of poor to construct a house due to increase in prices and loss of livelihood due to COVID-19. I therefore sanctioned 70,000 rupees additionally to each house, increase the unit cost from 1.70 lakh rupees to 2.40 lakhs rupees, costing the state government 1,805 crore rupees for constructing 2.5 lakh houses. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, sanction has been awarded to construct 1,62,720 storage tenements and 3,42,769
individual houses at a total cost of 27,000 crore rupees. The Government of India, under the Global Housing Technology Challenge, has sanctioned construction of 1,152 tenements with an area of 413 square feet at Perumbakkam, Chennai, at a cost of 116.27 crore rupees. The project will also include social amenities like a ration shop, 2 Anganwadi centers, a library, a milk booth, and 6 shops. The project will also have a sewage treatment plant and an electrical substation. This work will be completed within 15 months. This technology will ensure eco-friendly construction fit for diverse climatic quality standards and disaster-sound houses. These tenements will be allotted to the urban poor slum families living on the banks of waterways and other accessible lands in Chennai city. The Government of Tamil Nadu is pleased to partner with Government of India in such initiatives and projects. Nandri, Vanakkam. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से इस अवसर पे उनके संबोधन के लिए निवेदन करता हूं। Esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Housing and Urban Affairs Shri Hardeep Singh Puri ji, Honorable Chief Ministers of other participating states, Secretary Ministry of Housing and Urban Affairs, and other senior officials from Government of India. On behalf of the people of Andhra Pradesh and myself, I extend warm greetings to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and others on the occasion of New Year 2021. I sincerely wish that the new year brings joy and prosperity in the lives of 130 crore Indians. I am sure that in 2021, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Indian economy would regain its lost momentum and the country as a whole would completely recover from the adverse impacts of the COVID-19 pandemic. Honorable Prime Minister has envisioned housing for all by 2022, by which year the nation would complete 75 years of its independence. The program is of particular relevance to the state of Andhra Pradesh, which is vulnerable to natural disasters like cyclones, heavy rains, floods, etc. Due to its long coastline of 974 kilometers, due to the vagaries of nature, it is the poor who suffer the most in the absence of a permanent house. In line with the Honorable Prime Minister's vision, Andhra Pradesh has taken the lead in the country in implementation of PMAY Urban. We have observed that majority of the urban poor do not possess a house site and therefore unable to construct a house of their own. Government of Andhra Pradesh has taken a special drive to provide house sites to 30.75 lakh eligible deserving poor people throughout the state. For this purpose, 68,677 acres of land, which includes 25,433 acres of government land as well, has been procured, plotted and distributed to the eligible poor families. 16,098 EWS, economically weaker section, housing colonies are being developed in urban development authority areas in the state. And it is the endeavor of the government to provide required infrastructure in terms of roads, drains, water and electricity, along with other necessary social infrastructure in these housing colonies, apart from providing the houses, to ensure a decent, livable environment for the urban poor. It is estimated that an amount of 12,410 crores
would further be required for providing the necessary physical infrastructure in these housing colonies. 20.21 lakh houses, sir, have been sanctioned so far for the state of Andhra Pradesh under this scheme. My government will ensure that these sanctioned houses are completed as per schedule before 2022. And we are very grateful to you, sir, for having sanctioned this 20.21 lakh houses as well, sir. I also wish to draw your kind attention to a policy decision taken by our government, sir. The houses and the house sites are being registered in the names of women beneficiaries only, sir. We are sure that this would go a long way in promoting women empowerment and in ensuring financial security for women. Construction of such a large number of houses within the stipulated time frame is difficult without the adoption of new construction methodologies, innovative thinking, and precise planning. In our case, we've gone ahead in Andhra Pradesh procuring the entire land required so as to avoid any hiccups in this grand endeavor. We are thankful for the Honorable Prime Minister for having encouraged us in this regard. While I also congratulate the Honorable Prime Minister for launching Global Housing Technology Challenge India for identifying sustainable, eco-friendly, and disaster-resilient technologies from across the globe for housing and construction sector. At this crucial juncture, when the outbreak of the COVID-19 pandemic has resulted in the consumption taking a nosedive and consequently aggregate demand witnessing a steep fall, construction of houses at this mammoth scale will give a huge boost to the economy, besides providing massive employment to people belonging to 30 occupational categories, such as masons, carpenters, people engaged in plumbing, etc., contributing to post-COVID economic revivals. Sir, Government of Andhra Pradesh has travelled a great distance towards achieving this goal of housing for all by 2022, sir. By distributing house plots to all the 100% eligible poor families and sanction of houses to 67% of the eligible poor families as well, sir. An additional sanction of 8.95 lakh houses by Ministry of Housing and Urban Affairs and the sanction of soft loans of rupees 12,410 crores by HUDCO or any other financial institutions for the infrastructure development in these housing colonies will help Government of Andhra Pradesh to complete its journey towards achieving the desired goal of housing for all, as the dream of the Honorable Prime Minister also is, sir. So in the end, I would like to state that it is a privilege and honor for the state of Andhra Pradesh to be selected as one of the best performing states in the country in implementation of PMAY Urban, sir. With all humility, I accept the award on behalf of the people of Andhra Pradesh and express my profound gratitude, sir, for the support rendered by the Honorable Prime Minister and the central government in achieving this monumental objective. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से उनके संबोधन के लिए विनम्र निवेदन है। झारखंड से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद, विधायक, उप महापौर, पदाधिकारीगण, आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री जी को जोहार करता हूं। निश्चित रूप से लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आज 7 राज्यों में एक साथ शिलान्यास किया जा रहा है,
ये प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में रहने वाले गरीब, कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से एक लंबी दूरदर्शिता के साथ आपने ये योजना प्रारंभ किया है। वैसे हम वर्षों से लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवाज दे रहे हैं और एक बड़ी पहल शहरी क्षेत्रों के लिए आपने किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक संक्षिप्त आग्रह करना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से शहरों में लोगों का आना और यहां बसना होता है, बहुत सारे गरीब मजदूर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं और बस जाते हैं। ये अनवरत ये चीजें चलती रहती हैं और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर भविष्य में भी आते रहेंगे। मुझे लगता है सर इसमें एक लंबी चर्चा के साथ एक ऐसी कार्य योजना हम तैयार करें जिसके माध्यम से इस तरीके के लोगों को हम लोग समय समय पर मदद पहुंचा सकें। सर, झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। यहां इस एलएचपी प्रोजेक्ट के माध्यम से 1008 घरों को बनना है और इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक हिस्सेदारी है और लाभुकों की एक हिस्सेदारी है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम है। मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं। हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। विशेष सर, यही आग्रह के साथ आपके आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां उपस्थित विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्री को सबको जोहार। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, झारखंड के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु ई के पनलानी स्वामी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गवर्नर महोदय, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होने दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया
और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। एक साल में 1000 घर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। एक महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे, जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि
कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टीज, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं, एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें और एक प्रकार से देश भर की हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर्स हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलॉजी, और मैं ये चाहूंगा कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ घर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति, इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था। जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीद तो लिया, पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन घर कागज पर ही रहता था। घर मिल जाएगा इसका भरोसा नहीं रह गया था। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीद पाएंगे, इसका भरोसा भी डगमगा गया था। वजह क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो गई थी। एक और भरोसा जो टूट गया था वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा कि नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ कोई झगड़ा हो गया, मुसीबत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विषय था।
हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए लाखों घरों के काम पर नजर डालें तो उसमें इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से में स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है। इससे जो गरीब को घर मिल रहा है उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इन राज्यों को जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो
पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। साथियों, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या चार दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है, एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, चाबी मिलती है, तब बचत का भी द्वार खुलता है, अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों बीच में, समाज में, ज्ञाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भाव लौट आता है, आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। इतना ही नहीं, ये चाबी भले ही दरवाजे की चाबी होगी, लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खोल देती है जो नए सपने संजोने लग जाता है, नए संकल्प से की ओर बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है। इस चाबी की इतनी ताकत होती है। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापस आओ, वापस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे, उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है।
कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार भी 2000 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर पूरा होगा। गांवों में भी इन वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गांवों में बन रहे घरों में भी और तेजी लानी है। शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी घरों के निर्माण और डिलीवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है। और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस 6 लाइट हाउस, एक प्रकार से हमारे नई पीढ़ी को, हमारे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो, ये मेरा इच्छा रहेगी। मैं चाहूंगा सभी यूनिवर्सिटीज को, मैं चाहूंगा सभी कॉलेजेस को, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है, हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। ये अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा। और इसलिए मैं देश के सभी युवा इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं। इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं लें, और अपनी लाइट जितनी उसमें डाल सकते हैं डालें, अपने दिमाग की लाइट जितनी लगा सकते हैं लगाएं। आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 6 लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।